Hi, good morning, good evening, and good afternoon. So, today's topic of discussion is local anesthesia, and my name is Dr. Kashish Sindhavani, and I am PG resident first year in MGM Government Medical College, Indore. So, let's start with the definition. अगर हम ये बोल रहे हैं कि लोकल एनेस्थीसिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? लोकल एनेस्थीसिया का क्या बेसिक मतलब होता है? पहले एनेस्थीसिया का मतलब समझते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है कि हमने कोई ऐसा ड्रग दिया कहीं पर, ठीक है, कि उसकी वजह से जो उस पार्ट पे हमें सेंसेशंस आना बंद हो गई, ठीक है। बेसिक मतलब ये हुआ उसका कि उस जगह पे हमने उसको एनेस्थेटाइज कर दिया है कि अब वहाँ पर किसी भी चीज़ की सेंसेशंस नहीं आएंगी हमें, ठीक है। अगर वहाँ सेंसेशंस नहीं आ रही हैं तो जो ड्रग्स ऐसे काम करवाते हैं जहाँ पर सेंसेशंस टेम्पररली रुक जाती हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए ऐसा होगा, इट इज़ जस्ट टेम्परेरी, कि रिवर्सिबल होती हैं, कि जितनी देर तक ड्रग वहाँ एक्ट करेगा उतनी देर तक वो सेंसेशंस रुकी रहेंगी, उसके बाद वो सेंसेशंस फिर वापस आ जाएंगी, राइट। सो ड्रग्स दैट कॉज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ द सेंसरी परसेप्शन, स्पेशली ऑफ द पेन इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी when applied topically or by the local injection, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझो, जो एनेस्थीसिया होता है ना, वो दो तीन तरीके से हम दे सकते हैं। इट कैन बी जर्नलाइज्ड एनेस्थीसिया, कि मतलब हमने पूरी बॉडी में इंजेक्शन दिया और पूरी बॉडी कॉन्शियस नहीं रही, हमने उसका कॉन्शियसनेस ख़त्म कर दी, हम वो बॉडी का एरिया नम हो गया, सुन हो गया। अब यहाँ पर ऐसे नहीं होने वाला। जब लोकल एनेस्थीसिया की बात होती है तो लोकल किसी एरिया पे काम करेगा, तो एक पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब सेंसेस ख़त्म हो जाती हैं तो हम उस चीज़ को बोल देते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है, ठीक है। तो उसको हम बेशक बाहर से टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं या फिर वहाँ पर कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं लोकल एरिया में, जिसको हम बोल देते हैं कि लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है, राइट। तो इसको ऐसे समझो कि जो ये इसमें कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगी, तो जो माइनर प्रोसीजर्स होते हैं या डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक एरिया को वहाँ इंजेक्ट कर दिया टूथ के अंदर, जैसे टूथ एक लेके आया कोई पेशेंट या कोई ऐसी चीज़ लेके आया, केरीज लेके आया, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ उस एरिया को हम वहाँ से सुन कर देते हैं। उसके बाद हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं, बेशक हमने रूट कनाल करना हो या जो भी करना हो, ठीक है। तो सिर्फ वो पार्ट खत्म हुआ, बट पेशेंट को पता लग रहा है कि उसके ऊपर ये प्रोसीजर हो रहा है, उसकी सेंसेस नहीं जाती हैं, वो कॉन्शियस होता है, फुल्ली कॉन्शियस होता है, उसके वाइटल्स भी बिल्कुल स्टेबल होते हैं, मतलब बीपी भी नॉर्मल होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, ठीक है। तो जो वाइटल्स, रेस्पिरेटरी रेट भी चेक किया जाता है, वो सारा कुछ मतलब वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं, कंट्रोल उसका लॉस नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोकल एनेस्थेटिक की बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो बिल्कुल आइडियल होगा लोकल एनेस्थीसिया के लिए? जैसे कि हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि कोई ऐसा ड्रग होना चाहिए जो हम अगर जहाँ पर प्रिक करें, जहाँ पर हम अप्लाई करें, वहाँ पर बिल्कुल भी इरिटेशन कॉज ना करे, उसकी वजह से जो उस लोकल एरिया में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी जो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए सिस्टम के अंदर वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि वो ब्लड के अंदर से पास होके कहीं सीएनएस पे, सीवीएस में कहीं पे भी जा रहा है, तो वो भी हमें कम चाहिए। फटाफट से एक्शन होना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ उस एरिया पे अप्लाई करा है और उसके बाद वहाँ पर कोई इफ़ेक्ट्स नहीं आने चाहिए। ये सारी चीज़ जो हम डिमांड करते हैं एक आइडियल लोकल एनेस्थेटिक ड्रग से, ठीक है। अब जो अगली चीज़ हुई वो हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। क्लासिफिकेशन कौन से दो तरीके से आ गई, एक होते हैं एस्टर लिंक्ड होते हैं, एक होते हैं अमाइड लिंक्ड होते हैं। अब एस्टर और अमाइड लिंक का क्या मतलब, बेसिक बात ये है कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर से लिंक किया गया है हमने लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, उसके अंदर एस्टर का बॉन्ड होगा, इसके अंदर अमाइड की बॉन्ड होगा, साथ में ऐसे स्ट्रक्चर से बना हुआ होगा ये, ठीक है। तो अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर से बने हुए हैं तो हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं। अब जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि क्या चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। अब बेसिक बात समझनी है, इसमें ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल से तरीके से चलेंगे हम ताकि तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोकल एनेस्थीसिया की क्लासिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। हमने अभी डिवाइड करा उसको कि एक अमाइड का ग्रुप होता है, एक ईस्टर का ग्रुप होता है। अब तो यहाँ पर देख लेते हैं अमाइड का ग्रुप और ईस्टर का ग्रुप कैसे है। हमने इसकी 2 डिविजन्स कर दी, ठीक है। अब इस डिवीजन को ऐसे समझो कि हमें याद कैसे रखना है, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ड्रग्स को याद रखना है और उसके अंदर कौन सी कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आते हैं। तो इसने बोला अमाइड के अंदर आता है लिडोकेन, उसके बाद ब्यूपिवाकेन, प्राइलोकेन, ये सारे ड्रग्स। जबकि जो ईस्टर के अंदर आते हैं वो है कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, ठीक है। ये सारे ड्रग्स हो गए जो हमारे ईस्टर ग्रुप्स के अंदर आते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम, उसके लिए हमने एक निमोनिक सेट करेंगे। कि कैसे सेट करेंगे, जो अमाइड का स्ट्रक्चर है उसमें एक आई है, राइट। जबकि जो ईस्टर है उसके अंदर कोई आई नहीं है, देयर इज नो आई, राइट। जबकि ऐसे ही यहाँ पर जो सारे स्ट्रक्चर्स देखो, तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सबके एंड में जो एंड हो रहा है वो केन से हो रहा है। तो ये तो बहुत कॉमन हो गया कि जितने भी केन्स आएंगे उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया के ड्रग्स हैं। अब इनमें से हम आगे कैसे डिवाइड करेंगे, इनमें से हम ऐसे आगे डिवाइड करेंगे कि अगर केन से पहले किसी के भी स्ट्रक्चर में आई आ रहा है, जैसे लिडोकेन में आई आ रहा है, मैपी में आई आ रहा है, ब्यूपी में आई आ रहा है, प्राइलो में आई आ रहा है, अगर केन से पहले भी एक आई आ रहा है तो वो हो जाएंगे हमारे अमाइड ग्रुप। मतलब अमाइड के अंदर केन वाला स्ट्रक्चर्स तो सब में कॉमन है, उसमें एक एक्स्ट्रा आई होता है उनके स्ट्रक्चर्स में स्टार्टिंग में, ठीक है। और ऐसे ही जब ईस्टर वाला ग्रुप होता है उसके अंदर ऐसा नहीं मिलेगा हमें। तो हमने यहाँ पर केन तो सारों में है, केन वाला आई नहीं देखना है। तो उससे पहले का जो स्ट्रक्चर हम अगर देखेंगे तो जो कोकेन है उसमें कहीं आई नहीं है, प्रोकेन में नहीं है, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, ठीक है। तो कहीं पे भी हमें एक एक्स्ट्रा आई नहीं मिला। तो हमने इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ और याद रखेंगे कि जो सारे के सारे लोकल एनेस्थीसिया हैं ये सारे क्या काम करने वाले हैं, जो डायलेशन कराने वाले हैं। तो वहाँ की जो वेसल्स होंगी ये उनको डायलेट कर देंगे, ठीक है। जबकि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट क्या है, जो कोकेन है सिर्फ वो इकलौता ऐसा एनेस्थेटिक है जो जिसके आगे CO से स्टार्ट होता है, और जो C से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वो क्या कराता है, वो कराता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। इसका हमें कैसे फर्क पड़ने वाला है कि ये करा रहा है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो जो सारे के सारे लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं इन जनरल, उनका बेसिक फंडा क्या है कि वो सारे के सारे हमारा BP लो करते हैं, तो दे कॉज हाइपोटेंशन। बट जो कोकेन है इकलौता ऐसा लोकल एनेस्थेटिक है जो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि BP इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करने वाला है, हमारा BP भी बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जनरल बातें हो गई हमने। और सबसे कॉमनली यूज्ड कौन सा होता है, लिग्नोकेन या लिडोकेन। तो जो तुमने बहुत बार OPDs में देखा होगा या आने वाले टाइम में देखोगे, वो लिग्नोकेन सबसे कॉमनली यूज्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके अलावा और कौन से ड्रग हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ब्यूपिवाकेन हो गया। तो ब्यूपिवाकेन के अंदर क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक होता है। तो जो सारे के सारे लोकल एनेस्थीसिया हैं वो सारे अलग लेवल पे, ठीक है, टॉक्सिक ज़रूर हैं। सारे के सारे CNS में भी टॉक्सिसिटी करते हैं, CVS में भी टॉक्सिसिटी करते हैं, बट सबसे ज़्यादा हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाला ब्यूपिवाकेन है, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट हो गया जो हमें याद रखना है। इनके बारे में एक और चीज़ क्या याद रखोगे तुम साथ में, कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराने के साथ में अब ये BP ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसको हम आजकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमने बेसिक्स लोकल एनेस्थीसिया के बारे में समझे और साथ में हमने उसकी कैटेगराइजेशन करी। तो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके एक ग्रुप पढ़ने वाले हैं। अब एक ग्रुप के अंदर कैसे पढ़ेंगे हमने बोला कि जो एस्टर लिंक्ड वाले होते हैं, तो जो एस्टर वाले ग्रुप हैं तो उनमें कौन कौन से आ जाएंगे। अब हमें पता लग गया कैसे देखना है, केन छोड़ देंगे और उसके आगे वाले स्ट्रक्चर के अंदर हमने अब तक ये जज कर लिया है कि यहाँ पर कहीं पे भी नहीं आना चाहिए आई, ठीक है, क्योंकि ईस्टर के अंदर आई नहीं है तो हमें कोकेन और टेट्राकेन के अंदर भी आई नहीं मिल रहा। दूसरी बात, हम एक और चीज़ जान जाएंगे यहाँ पर कि ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, प्लाज्मा एस्टरेजेस से। तो एस्टरेज क्या होती हैं, एंजाइम्स होते हैं और इस वजह से ये उससे फटाफट से मेटाबोलाइज हो जाते हैं, इसलिए बहुत कम टाइम के लिए काम करते हैं।
और दे कैन बी यूज्ड इन द पुअर लिवर फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो ईस्टर लिंक्ड वाले होते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो मतलब यहाँ पर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर जो है हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब एनाफाइलैक्टिक ड्रग रिएक्शंस ज़्यादा मिलेंगे। अब वो क्यों हमें ज़्यादा मिल रहे हैं ईस्टर लिंक्ड वालों से, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो किससे सिमिलर होता है, वो होता है स्ट्रक्चर पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो वहाँ अगर हमारा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से स्ट्रक्चर सेम है, इस वजह से हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी मिलेगी और ज़्यादा एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये अब तक हमें समझ में आ गया ईस्टर लिंक्ड वाले के बारे में। अब हम चलते हैं अमाइड लिंक्ड वाले पे। तो अमाइड लिंक्ड का क्या होते हैं एग्जाम्पल्स हमें पता लग गए, जिसके अंदर आई आएगा, लिग्नोकेन, रोपिवाकेन, प्राइलोकेन, ये लॉन्गर एक्टिंग होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पाबा से सिमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं होता, पर हमें इसको पुअर लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर अवॉइड करना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस भी कम होंगी। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके एग्जाम्पल्स और इसके बारे में हो गया कि हमने अमाइड्स के बारे में क्या पढ़ना था। अब एक और दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन आती है। वो दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन क्या हुई, एक तो हमने उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर दिया। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे कर रहे हैं कि आइदर दे आर इंजेक्टेबल और दे आर सरफेस एक्टिंग। सरफेस एक्टिंग का क्या मतलब, वो सॉल्युबल होंगे या नॉन सॉल्युबल होंगे। जो इंजेक्टेबल्स होते हैं वो आगे 2-3 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि कौन से थोड़ी देर के लिए काम करेंगे, लेस पोटेंसी वाले हैं, लो पोटेंसी एंड शॉर्टर ड्यूरेशन हो गए, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी वाले कौन से हैं, लिग्नोकेन, प्राइलोकेन। हाई पोटेंसी वाले कौन से हैं, टेट्राकेन, ब्यूपेवाकेन। तो ये कितनी कितनी ड्यूरेशन के लिए काम करने वाले हैं उस पे हमने डिपेंड करके, या कितनी कितनी इनकी डोज चाहिए होती है ड्रग की, उसके बेसिस पे हमने एक क्लासिफिकेशन बना दी है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अब हमें ये तो समझ में आने लग गया है कि हमें लोकल एनेस्थीसिया देना है और ये ड्रग्स होते हैं, या हम इसको ऐसे क्लासिफाई करते हैं, बट बेसिक फंडा नहीं समझ में आया अभी तक कि किस तरीके से हम ये एक्ट करेगा, मतलब ये कैसे ऐसे कर सकेगा कि वो वाला सेंसरी ब्लॉकेट एरिया पे कर देगा। अब हमें वहाँ पर जब सेंसेस नहीं मिलेंगी तो इसने ऐसा क्या किया। तो बेसिक चीज़ तो जो तुमको याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कुछ सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, अगर हम वो ब्लॉक कर देते हैं, सोडियम नहीं जाना चाहिए, तो अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो हमने वहाँ पर क्या कर दिया है, हमने वहाँ पर एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट दे दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बेसिक फंडा ये है कि कैसे। अब इसको ऐसे समझते हैं। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझो कि हमने अब तक ये बोला कि जो लोकल एनेस्थीसिया है उसकी वजह से सेंसरी नमनेस हो जाएगी या ब्लॉकेज हो जाएगी, बट वो ब्लॉक एक्चुअली क्या होने वाला है, एक्चुअली नर्व इम्पल्सेस होंगी। तो नर्व इम्पल्सेस जो हमारी कंडक्शन के अंदर हेल्प करती थी उसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि वहाँ से आगे कोई सिग्नल ना जा पाए, तभी वहाँ पर सेंसरी ब्लॉक होगा ना। तो वो जो सेंसरी ब्लॉक है वो किसकी हेल्प की वजह से हो रहा है, बेसिक हेल्प कौन कर रहा है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो जो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, अगर ये ब्लॉक नहीं होंगे तो वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया काम नहीं करेगा। कि मान लो मैं ये कह रही हूँ, एक चीज़ और है कि जो ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं ये मोर ऑन द बेसिक साइड होते हैं, तो ये ज़्यादा बेसिक ड्रग्स होते हैं। तो बेसिक ड्रग्स कैसे हम समझेंगे, ऐसे समझ लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि ड्रग ए है, ठीक है, ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ए है। अगर मुझे उसको बेसिक बनाना है तो साथ में मैं OH ऐड कर सकती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी नॉलेज जो केमिस्ट्री के अंदर हमें 11th-12th में पता थी। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो एक ड्रग है या ये एक जो लोकल एनेस्थेटिक है इसको यहाँ से पास थ्रू करना है, ठीक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर सोडियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड हमने बोला ना कि सोडियम चैनल्स पड़े हुए हैं। अब जो ये लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये काम किस पे करने वाले हैं, ये
इन सोडियम चैनल्स पे काम करने वाले हैं। बट ये कहाँ काम करते हैं, ये बाहर से काम नहीं कर सकते। बाहर से मतलब सेल को पहले इनको क्रॉस करना पड़ेगा, तब ये जाके अंदर से उस पर काम कर सकते हैं और यहाँ पर फिर इन सोडियम चैनल्स के ऊपर ये काम करेंगे, फिर इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। पर पहले अब इन्हें अंदर आना पड़ेगा। और हमने अब तक के जो लेक्चर्स, पुराने लेक्चर के अंदर ये समझ लिया है कि कोई भी ड्रग होता है, अगर उसे क्रॉस करनी है मेम्ब्रेन, तो उसे सेम मीडियम में होना पड़ेगा। समझ रहे हो कि अगर ये मैं बोल रही हूँ कि ये वाला बेसिक ड्रग है, तो इसका जो ये मीडियम है क्रॉस करने का, ये भी बेसिक मीडियम होना चाहिए, ताकि इसके अंदर फ्लो इजी हो, जल्दी ये क्रॉस कर पाए, रैपिड। ठीक है, अब ये रैपिड और हमें जल्दी क्रॉस करवाना है, और हमें लग रहा है कि अगर इसका उतना ज़्यादा बेसिक नहीं है, बेसिक मैच नहीं हो रहा, अगर ये बेसिक मैच नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर NaHCO3 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करा कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा कि मीडियम भी बेसिक हो जाएगा, ड्रग भी बेसिक हो जाएगा और ये फटाफट से क्रॉस कर जाएगा। अब ये फटाफट से अंदर आ तो गया। अब इस यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये वाला तो मान लो हमारा सोडियम चैनल था और ये हमने क्रॉस कर दिया। अब ये ड्रग पहले कैसे था, ऐसे था। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जैसे ही ये अंदर आया और इसने सोडियम चैनल को ब्लॉक किया, ये कैसे कन्वर्ट हो गया, अंदर आते ही, ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, मतलब ये आयनाइज हो गया, 2 आयंस में टूट गया, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अब जो हमको ये आयनाइज्ड फॉर्म ही चाहिए थी, बेसिक जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है ड्रग की, वही काम करने वाली थी सोडियम चैनल पर और उसको ब्लॉक करने वाली थी। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ गए कि अगर हमको इसको ब्लॉक करना है तो हमारे पास आयनाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए, बट अगर हमको इसको बाहर से अंदर लाना था ड्रग को, तो हमको बेसिक मीडियम चाहिए था, तो इसलिए हमने वहाँ पर NaHCO3 ऐड कर दिया और उसके बाद वहाँ पर वो आयनाइज हो गया और फिर वहाँ पर हमारा जो सोडियम चैनल है वो ब्लॉक हो गया। अब वो सोडियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर कंडक्शन ख़त्म हो जाएगी नर्व की और हमारा वो सेंसरी ब्लॉकेज चलता रहेगा जब तक हमें चाहिए, जब तक वो ड्रग का एक्शन है। और जैसे ही ड्रग का एक्शन ख़त्म होगा वो रिवर्सिबल होता है, तो इसलिए वो रिटर्न बैक कर जाएगा अपने नॉर्मल एक्शन पे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ब्लॉक्स द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड प्रिवेंट द सोडियम इनफ्लक्स। अब ये सोडियम का इनफ्लक्स नहीं होने देगा। तो हमको इतनी बेसिक बात तो अब तक पता होएगी कि जब भी एक सेल मेम्ब्रेन होता है तो हमने इतना पढ़ लिया है अब तक कि बाहर जो होता है वो सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है और जो अंदर होता है वो पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, राइट। तो हमने अगर इतनी नॉलेज हमने ले ली है, तो अब यहाँ से वो इसी चीज़ को ब्लॉक करना चाहता है कि सेल के अंदर ना तो आएगा, ना वहाँ पर डिपोलराइजेशन होएगी, ना जनरेशन होएगी, ना कंडक्शन होएगी नर्व इम्पल्स की। तो इसलिए वहाँ पर सब कुछ किस पे चलता रहेगा, हमारा ब्लॉकेड एरिया पे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने अब तक समझ लिया, राइट। अब एक और डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर फिर दोबारा वो वही कहना चाह रहा है। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया को। ठीक है, जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि ड्रग को भी बेसिक होना चाहिए, मीडियम को भी बेसिक होना चाहिए, ताकि हमारा फटाफट से रैपिड एक्शन हो सके। ठीक है, सेकेंड इज लिपिड सॉल्युबिलिटी। उसके अंदर भी वही कैरेक्टर आएगा कि हमें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराना है तो सेम मीडियम होगा, सेम ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा। नॉन आयनाइज्ड फॉर्म्स कैन ईजिली क्रॉस द नर्व मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो अब हमने वहां जाके अंदर ये देखा था कि जो नॉन आयनाइज्ड में कन्वर्ट हो गया था वो जो ड्रग था A+OH-, तो उसके लिए हमारे को ज़रूरी है pH ऑफ द ड्रग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिक है या एसिडिक है। तो बेसिक मतलब सारी चीज़ों का एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन है कि हमें वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमारा सारा मीडियम सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होती हैं लोकल एनेस्थीसिया की। लोकल एनेस्थीसिया के एडवांटेज क्या है कि एक तो ये एक्सीलेंट मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट दे सकता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। जब पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया के अंदर है तब भी पेशेंट कॉन्शियस है, वो अपना खुद एयरवे मेंटेन कर रहा है, बाहर से उसको कोई वाइटल्स ऑर्गन्स की स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कोई पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं हो रही है, सांस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नोजिया नहीं, वॉमिटिंग नहीं, कम चांसेस होते हैं कि उसको ऐसी चीज़ें होंगी।
पैसा कम लगता है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होता है, मतलब डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, वो सुबह आता है तो शाम को उसको छुट्टी मिल जाती है, ऐसे उसको रहना नहीं पड़ता पेशेंट को, ठीक है। होना चाहिए था लेस ब्लीडिंग वाला, तो वो भी यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, कि इस वजह से लोकल एनेस्थीसिया हमको बेटर रह रहा है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है लोकल एनेस्थीसिया की? लोकल एनेस्थीसिया की डिसएडवांटेज ये है कि डायरेक्ट डैमेज हो सकता है वो वाला नर्व, ठीक है, और कभी कभी हो सकता है कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हो उस पर वो चीज़ें सूट ही ना करें। और सबसे कॉमन इफेक्ट, साइड इफेक्ट हमने देख लिया कि जो सारे लोकल एनेस्थीसिया वाले करा रहे हैं वो हाइपोटेंशन करा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर वन विच इज़ कोकेन, और कोकेन हम यूज़ भी नहीं करते हैं, ठीक है। और साथ में ये ब्रेडिकार्डिया कॉज कराते हैं, कुछ फेटल रिएक्शंस हो सकती हैं ब्लड के अंदर ड्रग्स की वजह से, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर जो हमें समझ लेनी चाहिए कि हमें वहाँ पर रैपिड एक्शन कराना था, ठीक है। हमें जो लोकल एनेस्थीसिया है वो कम टाइम के लिए चाहिए और फटाफट से उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट चाहिए। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई पेशेंट ऐसे आता है या तुम्हारे पास कोई पेशेंट ऐसे आता है जो यहाँ पर कहता है कि मुझे सूचर्स लगवाने हैं, अगर उसको यहाँ पर सिर्फ सूचर लगवाने हैं, ठीक है, अगर तो तुम क्या करोगे, अगर तुम उसे लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हो तो सारी साइडों से यहाँ से उसको इंजेक्शन इनफिल्ट्रेट कर दोगे, राइट। अब वो इंजेक्शन तुमने इनफिल्ट्रेट तो कर दिया उसको बहुत अच्छे तरीके से, तुमने तो अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से उसको इनफिल्ट्रेट कर दिया ना, बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है, तुम्हारी इनफिल्ट्रेशन के बाद भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है कि जो ये हो सकता है यार ये फटाफट से यहाँ से ले लेगा, सोडियम ब्लॉकेज हो जाएगी। अगर मान लो ये यहाँ से निकल जाता है कहीं पर तो ये कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, और हम नहीं चाहते ये ब्लड के अंदर जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्लड के अंदर जाएगा तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी करेगा। तो सिस्टम के अंदर टॉक्सिसिटी किस लेवल पे, मतलब या तो ये दिमाग की तरफ जा सकता है या ये दिल की तरफ जा सकता है, तो ये कहीं पे भी अपने आप को डेविएट कर। अगर हमको इस चीज को बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस लेवल पे जो ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स, तो ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी एरिया है वहाँ पर आसपास ब्लड वेसल्स नहीं हो। अगर तुम वहाँ पर ब्लॉकेट करने जा रहे हो तो आसपास ब्लड वेसल्स भी होंगे, उसी का तुम्हें ध्यान रखना होता है। तो क्यों ना हम इसको ऐसा कोई ड्रग दे दें जहाँ से ये वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, समझ रहे हो, ये वाला एरिया खुद से बंद हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं कराएगा। तो हम कोई ऐसा ड्रग साथ में दे देना चाहते हैं लोकल एनेस्थीसिया के कि जिसकी वजह से वहाँ पर सिस्टम के अंदर टॉक्सिसिटी ना हो। अगर सिस्टम के अंदर टॉक्सिसिटी बचानी है तो जो ये वाली ब्लड वेसल है इसको यहाँ से ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक तो नहीं कर सकते हम ब्लड वेसल को, तो वहाँ पर कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे कि लेस से लेस वहाँ पर वो सिस्टम के अंदर टॉक्सिसिटी कर सके। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, जनरली जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है वो एड्रेनलिन यूज़ होता है, ठीक है। तो जिसको तुम ADR बोलते हो, तो वो वाला एड्रेनलिन यूज़ होता है जो एक इमरजेंसी ड्रग है। अब वो जो इमरजेंसी ड्रग है वो हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, पर अब यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही लेस कंसंट्रेशन के अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर वो साथ में हम लोकल एनेस्थीसिया के देते हैं। उसका सिर्फ इतना सा काम होता है कि वो वहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा। अब वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम देते हैं या कितना डाइल्यूशन करते हैं उसका, तो वो होती है 1:1 लाख टू 1:2 लाख, मतलब इतनी माइन्यूट अमाउंट के अंदर हम उसको डाइल्यूट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के साथ में, और फिर हम कंबाइन करके देते हैं ताकि हमको वो फास्ट इफेक्ट आ सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वही वेजो कंस्ट्रिक्टर की बात हो रही है कि वेजो कंस्ट्रिक्टर इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू कीप द एनेस्थेटिक सॉल्यूशन इन प्लेस फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड एंड प्रोलॉन्ग्स द एक्शन ऑफ द ड्रग। अच्छा, अब इससे दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि तुमने वो वाला एरिया से तो तुमने ब्लॉक कर दिया, क्या वो ब्लड के अंदर नहीं जा रहा, तो वो जिस एरिया पे काम कर रहा था वहाँ पर अब वो ज़्यादा काम कर पाएगा, तो वो लॉन्गर द ड्यूरेशन उसका उस जगह पे स्टे हमने बढ़वा दिया, तो इसलिए हमने ये बोल दिया कि ये बेटर ऑप्शन हो गया। तो वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या करता है, डिलेज द एब्जॉर्प्शन विच स्लोज डाउन द एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो कम कर देता है। और जो सबसे कॉमनली हम कौन सा यूज़ करते हैं, वो आज भी हम एड्रेनलिन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक पॉइंट जो हमने वेजो कंस्ट्रिक्टर के बारे में भी समझ लिए।
अब हम यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, ये एक डायग्राम है या एक फिगर है, उसको तुम देख लो। अब यहाँ पर ये क्या क्या हमको टॉक्सिसिटी करा सकता है और टॉक्सिसिटी के अंदर हमको क्या क्या ध्यान रखना होगा। जैसे कि टॉक्सिसिटी हम आगे वाली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे। तुम बेसिक चीज़ें यहाँ पर ये समझो कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने होते हैं कि हम कितनी टॉक्सिसिटी किस चीज़ से हो सकती है, कि तुमने डोज कितनी दे दी है पेशेंट को, उसकी एज क्या थी, उसकी टॉलरेंस क्या थी, कोई और साथ में उसको ऐसी बीमारी तो नहीं थी कि जिसके साथ में तुमने एडमिनिस्टर कर दी है, और तुम्हारा रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वेजो कंस्ट्रिक्टर दिया था या नहीं दिया था, पीएच क्या था वहाँ का। तो ये जो बेसिक चीज़ें हमने अब तक डिस्कस करी हैं वही करनी है। अगर तुम ये सारी चीज़ें मेंटेन करके नहीं देते हो तो पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, सीएनएस के लेवल पे, सीवीएस के लेवल पे, वो कोमा तक में जा सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ठीक है, इसको बहुत सीरियसली लेना होता है, इसलिए ऐसे ही कोई भी जना लोकल एनेस्थीसिया नहीं दे सकता है। यह सीएनएस के अंदर वो नमनेस कर सकता है, ड्राउजीनेस कर सकता है, पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है, लिथार्जिक हो सकता है, निस्टैगमस हो सकता है उसको। सीवीएस के लेवल पे हम हाइपोटेंशन कई बार बोल चुके हैं, तो हाइपोटेंशन करेगा वो, ब्रेडिकार्डिया करेगा। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो तुमसे एमसीक्यू कई बार पूछा जा सकता है कि जो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया है ये कौन करता है। तो जो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया है दैट इज़ ऑल्सो अ साइड इफेक्ट या दैट इज़ ऑल्सो अ टॉक्सिसिटी फॉर्म विच इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय द प्राइलोकेन एंड द बेंजोकेन। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो सबसे मेजर साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी होती है वो ये वाली सबसे कॉमन है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी यहाँ तक हो सकता है टॉक्सिसिटी के अंदर। ठीक है, तो सीजर्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब और क्या क्या, कन्वर्जन्स, नमनेस, ये सारा जैसे जैसे तुम्हारा ड्रग का डोज बढ़ता जाएगा और तुम उसको नहीं ध्यान से मॉनिटर कर रहे होगे तो कार्डियक अरेस्ट तक पेशेंट को आ सकता है, और साथ में उसकी जो लाइफ है उसके लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में। तो अब चलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया पे। तो इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया क्या होता है कि जब हमने अभी ऊपर डायग्राम बनाया था तो हमने क्या कहा था कि ये एक पूरा का पूरा सूचरिंग एरिया है। मान लो यहाँ पर हमको सूचर काम करना है, तो यहाँ पर जो इसके आसपास हम इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाले थे वो हम बोल रहे थे कि हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ड्रग आसपास साइड में इन्फिल्ट्रेट करते जाएंगे। तो अगर यहाँ पर ये सारा इन्फिल्ट्रेशन होता जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहेगा उस एरिया के अंदर जहाँ हमें काम करना है। तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। अब वहाँ पर हम डायरेक्टली इनटू द टिश्यूज काम कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नर्व। ठीक है, तो अमाइड्स आर प्रेफर्ड। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर अमाइड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डोजेस रिक्वायर्ड भी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, और चांसेस ऑफ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि अभी हमने वही बोला कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी क्यों होगी, क्योंकि आसपास ब्लड वेसल है तो उसके अंदर भी जा सकता है, वहाँ से सीएनएस सीवीएस में जा सकता है। तो हम उसके साथ में क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया ठीक रखने के लिए या बेटर या रैपिड एक्शन के लिए, लेस सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के लिए हम वहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्टर यूज़ कर लेते हैं। बट एक और चीज़ है, जो ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है ना, ये तुम हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। जैसे इसने यहाँ पर एक पॉइंट में बोला हुआ है कि नॉट इन द एंड आर्टरीज। अब एंड आर्टरीज के अंदर क्यों नहीं यूज़ करना होता, क्योंकि सपोज अब जैसे एंड आर्टरीज कहाँ पर होती है, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। मान लो ये मेरा टो है, उसकी टिप है, या ये मेरा फिंगर है, उसकी टिप है। उस टिप के अंदर मैंने यहाँ पर, मेरे को सूचर के लिए ऑप्शन मिला और मैंने यहाँ आसपास क्या करा, यहाँ मैंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया सारा का सारा लोकल एनेस्थीसिया और साथ में दे दिया वेजो कंस्ट्रिक्टर। अब वो वेजो कंस्ट्रिक्टर की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर हो गई कंस्ट्रिक्शन। अब ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो उससे हमको क्या नुकसान होगा कि ये ख़त्म होते होते यहाँ पर इस्चीमिया हो जाएगा, और इस्चीमिया के बाद यहाँ पर एकदम गैंग्रीन जैसी हालत हो जाएगी। तो पेशेंट के अंदर वहाँ से ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, एकदम कट होने की वजह से वहाँ पर गैंग्रीन डेवलप हो सकता है या वहाँ पर इस्कीमिया हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एंड आर्टरीज़ में वेजो कंस्ट्रिक्टर ऐड ना करें। तो इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया सिर्फ उन जगहों पर करो जहाँ पर पॉसिबल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के बारे में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे एक डायग्राम बना हुआ है इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया का या लोकल इन्फिल्ट्रेशन। सो आई थिंक सो आई मेड इट वेरी क्लियर अबाउट द लोकल एनेस्थीसिया पार्ट इन फार्माकोलॉजी।
इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट रिगार्डिंग द लोकल एनेस्थीसिया पार्ट, या इसमें से कुछ नहीं भी समझ में आया तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना. एंड या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग. ओके, बाय बाय.